आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 श्राप मुक्ति, जिनके लेखक हैं रमेश उपाध्याय। पहले कवि परिचय जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी कहानीकारों में रमेश उपाध्याय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस कहानी में लेखक ने डॉक्टर प्रभात के माध्यम से अपराध बोध तथा प्रायश्चित स्वरूप मानव सेवा का व्रत लेने का चित्रण किया गया है। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक डॉक्टर अपने बचपन के नादानी के कारण 3 कुत्ते के पिल्लों को किस प्रकार अंधा बना दिया था तथा उन्हीं के प्रायश्चित स्वरूप बाद में एक सफल नेत्र चिकित्सक बन पाया। चलो पाठ स्टार्ट करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। ठीक है, यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं एक दिन की बात है, उनकी दादी माँ का आंखों का इलाज कराने के लिए एक नेत्र चिकित्सक, नेत्र यानी आंखों का डॉक्टर के पास गए, जिनका नाम था प्रभात। लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आइए आइए दादी अम्मा, कहिए क्या तकलीफ है। ठीक है, वो तो देख नहीं पा रही थी, इसलिए लेखक उसे सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर हंसते हुए दादी का स्वागत किया और बोले, दादी अम्मा आइए, क्या तकलीफ है, कहिए। दादी ने आवाज से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर कहा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नजर कमजोर हो ही जाती है। वैसे भी जब बुढ़ापा आ जाता है तो सभी का नजर थोड़ा सा देखने का दृष्टि जो कम हो जाता है, पर मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ, डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। क्योंकि दादी अम्मा वहाँ पे आंखों का इलाज कराने के लिए गई है और बोल रही है कि बुढ़ापे की मारी हूँ। उसी समय डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा, दादी अम्मा मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, मैं बुढ़ापे का इलाज नहीं करता हूँ। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं थी, कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। उसी समय दादी भी कम मजाकिया नहीं थी, वो भी हंसते हंसते बोल दी, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस मेरा आंखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रणों की सहायता से दादी की आंखों की इलाज की। वो डॉक्टर बहुत सारे मशीनों की सहायता से दादी की आंखों का जांच किया। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे और बीच बीच में हंसी मजाक भी वो लोग करते जाते थे, बातचीत करते जाते थे। मैं चुपचाप डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। तो डॉक्टर जब इलाज कर रहे थे दादी का, तो उस समय लेखक पीछे बैठे हुए थे और वो उनकी बातों को सुन रहे थे। उनकी बातों से पता चल रहा था कि इनका आवाज कुछ जाना पहचाना है, फिर भी वो पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ। लेखक को लगा कि इन्हें मैं पहले कहीं देखा हूँ, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें मैं देखा कहाँ हूँ। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब। जब जांच खत्म हो गया तब लेखक ने पूछ ही लिया कि डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो डॉक्टर बोल रहे हैं, इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद के ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। लेखक कुछ बोलते उससे पहले दादी ही बोल दी कि हम लोग भी इलाहाबाद के ही हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? फिर अभी उन लोगों के बीच जान पहचान हो गया, दोनों ही इलाहाबाद के थे, तो उन दोनों को ही बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप? दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? फिर दादी ने उनका पूरा पता बता दिया इलाहाबाद वाले घर का। तो फिर डॉक्टर प्रभात ने खुश होकर लेखक की ओर देखते हुए डॉक्टर बोल रहे हैं, अरे
तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। तुम आप मेरे बचपन के मित्र मंटू हैं ना? लेखक बोल रहे हैं, तुम कहीं मंटू तो नहीं हो मेरे बचपन के मित्र? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? फिर लेखक पूछ रहे हैं कि तुम दूसरी या तीसरी कक्षा में जब पढ़ रहा था तो उसी समय तुम दिल्ली चला आया था, है ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। लेखक को भी खुशी हुई और उस डॉक्टर को भी खुशी हुई, क्योंकि वो दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। पर लेखक सपना में भी नहीं सोचे थे कि कभी उस अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात होगी, लेकिन अभी हो गई तो उन दोनों को ही बहुत प्रसन्नता हो रही है। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। और उसी समय जब उनका परिचय हो गया तो डॉक्टर ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और देखने के बाद उस डॉक्टर का हंसी गायब हो गया। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो आया और डॉक्टर का चेहरा किसी दुखद घटना को याद करके वो मुरझा गया था। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। दादी वो जान नहीं पाई कि डॉक्टर अभी खुश नहीं है, कुछ दुखद घटना उनको याद आ गया है। वह प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेलते हो? फिर वो खुश होकर पूछने लगी कि अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ खेलते थे, यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। तो फिर दादी को एक याद आ जाता है, एक बच्चे का नाम। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में भी एक वकील रहते थे जिनके लड़के का नाम मंटू था और वह बड़ा ही बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा, बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। और डॉक्टर ने दवाई का पर्चा लिखते हुए बोला कि ठीक है दादी अम्मा, ये सारी बातें और कभी करेंगे, बाहर और भी रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहिए। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाइए। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, घबराइए मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मटुआ था ना? फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकले, दादी पूछी लेखक से कि ये उसी वकील का बेटा मटुआ है ना? फिर लेखक बोल रहे हैं, हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। फिर दादी बोल रही है कि अच्छा तो इसके पास और कभी भी आने की जरूरत नहीं है, दोबारा हम नहीं आएंगे और इस दुष्ट यानी इस बदमाश के हाथों मैं अपनी आंखें नहीं फोड़ना चाहती हूँ। फिर लेखक बोल रहे हैं, कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? फिर लेखक उनको बोल रहे हैं अपनी दादी को कि ये बहुत ही जाना माना यानी परिचित डॉक्टर हैं और अब तो ये हमारे जान पहचान वाले भी निकल गए, तो आप इसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तो फिर दादी बोल रही है, तू भूल गया कि इसने इलाहाबाद में क्या किया था? फिर लेखक पूछ रहे हैं अपनी दादी से, क्या किया था? फिर दादी बोल रही है, अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें आग के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। फिर दादी बोल रही है कि तुझे याद नहीं है क्या, हमारे मोहल्ले यानी हमारे कॉलोनी में जो एक कुतिया थी, कुत्ता का स्त्रीलिंग रूप है कुतिया, तो उस कुतिया ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और उन 3 बच्चों के आंखों में आँख यानी एक मेडिसिन वाला प्लांट है ये, उसके रस आंखों में डालकर उसने उस पिल्लों के आंखें फोड़ दी थी। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी।
उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था, यह भी तुझे याद नहीं? तुम्हें अभी कुछ भी याद नहीं है? दादी बोल रही है लेखक से। फिर लेखक बोल रहे हैं, मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन दादी के याद दिलाने पर एक धुंधली सी स्मृति उभरी और ज्यों ही मैंने दिमाग। यहाँ पे लेखक सोच रहे हैं कि वो घटना को लेखक पूरी तरह भूल चुके थे, क्योंकि वो बचपन की घटना थी इसलिए। पर दादी ने जैसे ही उस घटना के विषय में बोली तो लेखक को भी धीरे धीरे याद आ गया, पर थोड़ा जोर दिया। बचपन की वह दुखद स्मृति सहसा कल की सी ही घटना के रूप में स्पष्ट होकर मेरी आंखों के आगे आ गई। फिर लेखक ने जब दिमाग में जोर दिया तो वो बचपन की वो दुखद घटना, दुखद स्मृति वो सहसा सडनली उनके आंखों के सामने आ गया। फिर यहाँ पर लेखक अभी उस बचपन के दुखद घटना को याद कर रहे थे कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था उस इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। ठीक है, वहाँ पर जो वकील साहब वो रहते थे, उनके कोठी यानी कि उनका बंगला के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन था और उस बगीचा में एक घास का मैदान भी था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहां खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। उस गार्डन में एक मेड़ था और उस मेड़ के ऊपर बहुत सारे आक के पौधे यानी कि दवाई वाला पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। ठीक है, एक दिन बच्चे तो होते ही हैं बदमाश, तो वो लोग उस पत्ते को तोड़ रहे थे। तो उस समय उस स्कूल का अध्यापक उन दोनों बच्चों को देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफेद दूध सा निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। तो उन आक के पत्तों को तोड़ते हुए अध्यापक जी ने, शिक्षक ने देख लिया और इन दोनों को बहुत डांटा और डांटने के बाद उसने समझाया कि ये आक के पत्ते को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें से जो गाढ़ा गाढ़ा रस निकलता है, सफेद वाला दूध निकलता है, यदि वो आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा भी हो सकता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। यह जानकारी उन दोनों के लिए पूरी तरह से नई और आश्चर्यजनक वाली थी। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, यह देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग कर डाला। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। ठंड का दिन था और उस कॉलोनी में जो आवारा घूमते रहते हैं कुत्ता कुतिया लोग सारे, तो उस कुतिया ने एक वकील साहब की अपने घर के पीछे सूखी टहनियों, सूखी डालियों के नीचे 3 पिल्लों को जन्म दिया था। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। वैसे भी जो पिल्ले होते हैं, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो देखने में बहुत प्यारे होते हैं। तो ऐसे ही पिल्ले बहुत सुंदर थे, इसलिए ये दोनों जब शाम के समय बाग में खेलते थे, लेखक और डॉक्टर, तो उस समय उन पिल्लों के साथ भी वो लोग खेलते थे। आग के दूध की भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला कें कें कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। यह तूने क्या क्या बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर कहा। तो एक दिन की बात है, अब उनको किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करना था। तो एक दिन जब लेखक स्कूल से आए और खाना खाने के बाद वो बाग में खेलने के लिए गए, तो उस समय वो देख रहे हैं कि मंटू उन पिल्लों को उस आग के पौधों का रस उनकी आंखों में डाल रहा था और एक पिल्ला कें-कें कर रहा था तथा 2 पिल्ले कूं-कूं करते हुए इधर उधर भटक रहे थे। फिर ये नजदीक जाके उस मंटू को जोर से चिल्ला के बोला, अरे ये तूने क्या किया, पिल्ले अंधे हो जाएंगे। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन तीनों की आंखों में आग का दूध भर दिया, अब देखेंगे कि ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं।
इतना चिपचिपा होता है उसका रष्टू, तो वो आंखें ऐसे भी तीनों के बंद हो गए थे। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आंखें खुल गया था उनका, वो चिपचिपापन दूर हो गया था, लेकिन वो जो कुत्ते के बच्चे थे अंधे हो चुके थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मंटू के इस बुरे कर्म का जानकारी सिर्फ लेखक को ही थी, क्योंकि वो दोनों ही उस बाग में उस समय खेल रहे थे। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत भला बुरा कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी, लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने ये काम किया था। अब उसे एहसास हो गया था कि यह पाप काम नहीं करना चाहिए था। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं करते इधर से उधर भटकते हुए मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली, और तीसरा पिल्ला जो अभी जिंदा था उस पिल्ले को बचाने का यानी इलाज कराने का उसने जिद पकड़ लिया। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए, क्योंकि लेखक भी मंटू की बातों में हाँ डालते हुए उसने भी उस बात को छिपा के रखा जब तक वो 2 पिल्ले मर नहीं गए। अगर पहले ही बता दिया होता तो हो सकता है उन तीनों पिल्लों को बचाया जा सकता था। तो इसलिए लेखक और मंटू दोनों को ही बहुत डांट सुनना पड़ा। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। ठीक है, उसने तीसरे पिल्ले को पालने का जिद किया लेखक ने, और पिताजी ने उस पिल्ले का इलाज भी करवाया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। तो सब कोई परिवार में जितने लोग थे उस अंधे पिल्ले का सेवा किया करते थे, पर एक दिन की बात है कि वो देख तो नहीं पा रहा था, इस नाते वो घर से बाहर निकल गया और किसी गाड़ी से वो टकरा के मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। ठीक है, उस घटना को याद करके अभी लेखक पूरा हैरान हो गए कि बचपन में वो 3 पिल्लों की आंखें फोड़ने वाला मंटू आज इतना बड़ा आंखों का डॉक्टर बन गया है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। पर वो 35 साल पहले की घटना थी। इस घटना को लेखक भूल चुके थे, पर दादी को अभी भी याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वे हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वो मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। तो आगे और बोल रहे हैं कि अब वह छोटा बदमाश मंटू नहीं है, वो देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा से उसका बचपन का अबोध अवस्था में किया गया पाप अब तक धुल नहीं गया होगा?
फिर दादी को समझाने में लगे हैं लेखक कि बचपन में किया हुआ काम अब तो वो इतने लोगों का नेत्र चिकित्सा यानी आंखों की ज्योति वो लौटा रहे हैं। क्या उस छोटे से अबोध यानी कि नादानी में क्या हुआ पाप क्या धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। दादी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब जो कुछ भी हो जाए मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है, हट पकड़ लेती है तो किसी के मनाए नहीं मानती। ठीक है, दादी का स्वभाव, उसका नेचर बिल्कुल बच्चों जैसा था। अगर एक बार वो ठान लेती है तो बस उसी में वो कायम रहती है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ना हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। दादी ने जो ठान ली थी कि प्रभात से इलाज नहीं कराएगी यानी नहीं कराएगी, परिवार के सारे लोगों के समझाने के बाद भी वो दादी टस से मस नहीं हुई और वो आंखों में जो डालने के लिए जो दवाई दिए थे उस दवाई को भी खरीदने नहीं दी। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। फिर डॉक्टर प्रभात बोल रहे हैं, ठीक है, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा से बात करूंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस सांप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। फिर 1 घंटे के बाद डॉक्टर प्रभात लेखक के घर आए थे और दादी से कह रहे थे कि मैं बचपन में जो कुछ पाप किया हूँ उस पाप को मैं आज तक नहीं भूला हूँ और उस श्राप को भी मैं नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया है। जब तक आप इलाहाबाद में रही मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। जितना दिन इलाहाबाद में डॉक्टर रहे उतना दिन दादी जब भी मंटू को देखती थी तो वो हमेशा श्राप दिया करती थी कि अरे कमबख्त, तुम 3 मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी है, तेरी आंखें भी किसी ना किसी दिन इसी तरह से ही फूटेंगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। तो आपने मुझे जो ये श्राप दिया था उसी श्राप के कारण मैंने फैसला किया कि मुझे जीवन में आंखों का ही डॉक्टर बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी ना कभी फूटेगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊं। पर आपने जो मुझे श्राप दिया था उस श्राप के कारण मेरी आंखें कभी ना कभी तो फूटेगी ही, पर मेरी आंखें फूटने से पहले मैं बहुत से लोगों को रोशनी दे जाऊं। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा, और वो बहुत सारी आंखों में से आपकी भी 2 आंखें होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में ना जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं हम सब की आंखें भर आई। तो वो डॉक्टर प्रभात ने जो बातें बताई उनमें कैसा एक चमत्कार था कि दादी की ही नहीं जितने सारे उस परिवार में लोग थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया और दादी तो इतनी बेचैन हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि उसने डॉक्टर प्रभात को अपने पास बुलाया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल। फिर वो दादी डॉक्टर प्रभात को अपने पास बुलाई, फिर उसको गले से लगाकर उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए दादी बोली, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ और सुन,
इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी दवाई लाना। फिर इसके बाद दादी का भी गुस्सा भी खत्म हो चुका था और दादी लेखक से बोल रही थी कि अरे बबुआ, तेरा बचपन का दोस्त आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा क्या? जा अच्छी सी कोई मिठाई लेके आना और सुन, आते समय मेरी वो दवाई भी खरीद के लेते आना। धन्यवाद।